नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आज होगा अतीक के बेटे उमर की सजा का ऐलान। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी सजा। बड़ी खबर, आज अतीक अहमद के बेटे उमर की सजा का ऐलान होगा। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी सजा। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण का ये पूरा मामला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उमर की पेशी हो सकती है। सीबीआई की विशेष अदालत में उमर की पेशी होनी है। स्पेशल जज अजय विक्रम सिंह सजा का ऐलान करेंगे। 7 अप्रैल को उमर पर सिद्ध हुए थे आरोप। का आज ऐलान होना है। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, आज अतीक के बेटे उमर की सजा का ऐलान होना है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ये जो पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें इस समय कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आज उमर अहमद जो कि अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा है, उसकी आज पेशी होगी सीबीआई कोर्ट में और सारे आरोप तय हो चुके हैं। अब सजा के ऐलान की बारी है। आपको बताएं कि 2018 का वो वाकया है। 26 दिसंबर की वो तारीख थी जब लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को असद और उसके तमाम लोग उठा कर ले जाते हैं देवरिया जेल। वहां पर अतीक अहमद उसको पीटता है, मारता है और बाद में ये एफआईआर दर्ज होती है कृष्णानगर थाने में। पहले 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई को दिया गया। तो कुल 17 आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं और इस मामले की पूरी लगभग सुनवाई भी हो चुकी है और काफ़ी दिन तक असद फरार था और बाद में उसने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था और तब से लेकर अभी तक वो जेल में है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इस मामले की सुनवाई हो सकती है क्योंकि सुरक्षा के जो कारण दिए गए हैं उसको लेकर इनके अधिवक्ता ने कहा है कि खतरा भी है और साथ ही साथ आज अलविदा का नमाज भी है। तो इसको देखकर ये कहा जा रहा है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उमर की पेशी हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज सज़ा का ऐलान हो सकता है और सज़ा वही हो सकती है जैसा कि अतीक अहमद को मिली थी अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की। तो अब लोगों को इंतजार है कि 12-12:15 बजे के वक्त ये क्योंकि ये एक अहम दिन है, आपने भी जिक्र किया। अगर कई मायनों में हम देखें तो आज अलविदा जुमा की नमाज भी अदा होनी है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ये पहला कहा जा सकता है कि जुमा है। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि अतीक के बेटे उमर की आज सजा का ऐलान होना है। इन लिहाज से अगर देखें तो सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण। क्या इंतजाम है, क्या हालात इस वक्त है? देखिए, सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सीबीआई कोर्ट हो या फिर जेल परिसर। लेकिन अगर उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है उमर की तो फिर जो कहा जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी और आज अलविदा की नमाज भी है। तो वकीलों ने भी कहा है कि वो कार्य से विरत रहेंगे। तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस बार उमर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पिछली बार जो पेशी हुई थी अप्रैल में, उसमें अतीक अहमद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी और उमर की पेशी डायरेक्ट हुई थी, यानी यहाँ से सीधे ले जाया गया। लेकिन तब इतनी अव्यवस्था या ये कहा जाए कि इतना बवाल नहीं हुआ था जिस तरह से इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद। आप देखिए अतीक अहमद के पूरे परिवार के ऊपर किस तरह से जो कहा जाए कि इनकाउंटर हुआ। उसके एक बेटे का, अतीक अहमद की खुद की हत्या हो गई, उसके भाई की हत्या हो गई, तमाम शूटर मारे गए। तो उमेश पाल की हत्या कांड के बाद जो कहा जाए पुलिस की जो अब इस समय जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, उसके बाद पुलिस बैकफुट पर है। पुलिस भी चाहती है कि ये पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो तो कहीं बेहतर होगा। बिल्कुल नीरज, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, उमेश पाल की हत्या हुई, उसके बाद आप देखिए कि असद का एनकाउंटर हो, उमर और अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या की जाती है, शाइस्ता की फिलहाल कहा जा सकता है कि उसकी तलाश की जा रही है। अब ऐसे में देखा जाए तो कई मायनों में आज की ये जो सज़ा का ऐलान होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंतज़ाम हमने आपसे पूछे, अगर हम बात कर लें तो आज कितने बजे ये जो पेशी है ये होनी है, सज़ा कब तक हो सकती है, क्या लगता है कब तक जजमेंट आ सकता है?
देखिए 12 बजे के आसपास का वो वक्त माना जा रहा है जब सजा का ऐलान हो सकता है। और अगर उमेश पाल के हत्याकांड की बात करें तो उमेश पाल के हत्याकांड के बाद देखिए न जाने कितनी मौतें हो गई हैं लगातार। और सबसे ज़्यादा अगर इस पूरे कांड में नुकसान अगर किसी को पहुंचा है तो अतीक अहमद के उस साम्राज्य को जो उसने 42-43 साल में उस साम्राज्य को बनाया था। सबसे पहले उमेश पाल और उसके 2 गनर मारे जाते हैं, फिर पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 2 शूटर मारे जाते हैं, बाद में फिर गुलाम और असद का इनकाउंटर होता है। इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो जाती है। गुलाम के अलावा अब देखिए जो तमाम 3 शूटर फरार हैं, साबिर है, अरमान है, इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम है। इसके ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। इनका कब पुलिस से मुठभेड़ हो जाए कहा नहीं जा सकता। शाइस्ता परवीन फरार है, 50,000 का इनाम है। तो कुल मिलाकर इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके परिवार के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। और आज हो सकता है कि उमर को भी उम्र कैद की सजा हो, जैसा कि अपहरण के मामले में पिछली बार अतीक अहमद को हुई थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अपहरण मामले में सजा का ऐलान हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी उमर की। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, राजस्थान की राजनीति में सियासी भूचाल की आहट आने लगी है। सीएम अशोक गहलोत का अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी दिल्ली पहुंचे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से यहां पर मुलाकात होनी है। अजमेर से सीधे दिल्ली आएंगे सीएम अशोक गहलोत। बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक दिल्ली आने का कार्यक्रम बना है। सियासी भूचाल की आहट देखिए अब राजस्थान में आने लगी है। सीएम अशोक गहलोत अचानक दिल्ली आ रहे हैं, अजमेर से सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से यहां पर मुलाकात होगी। तो राजस्थान में एक बार फिर से सियासी आहट जो है वो शुरू हो गई है। राजस्थान की राजनीति में सियासी भूचाल की आहट है ये। सीएम अशोक गहलोत अचानक दिल्ली आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य बन गए हैं। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 65,286 के पार हो गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट अब खतरनाक होने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना के सब वेरिएंट से नए लहर की आशंका जन्म ले रही है। एक्टिव केसेस की संख्या 65,000 के पार पहुंच चुकी है। फिलहाल मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के, और ऐसे में अब देखिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक्टिव केसेस देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश भर में एक्टिव केसेस 65,000 से आगे पहुंच चुका है ये आंकड़ा। अब एक और नई लहर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सभी से यह अनुरोध किया गया है कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, क्योंकि रफ्तार अब डराने लगी है। हालांकि अस्पतालों में लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इसको लेकर कई सारी बैठकें की। हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ रहे हैं लखनऊ से, अमर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं रायपुर से, और नमित भी हमारे साथ दिल्ली से है। नमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, राजधानी दिल्ली उन राज्यों में शुमार है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछले 10 दिनों के जो आंकड़े दिल्ली में निकल कर आए हैं उसने लोगों को काफ़ी डरा दिया है।
पिछले 10 दिनों की बात करें तो 30 से ज़्यादा जो मौतें हैं वो दिल्ली में कोविड से हुई हैं। यही वजह है कि अब जो अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। फिलहाल पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1627 मामले जो हैं वो दिल्ली के अंदर नए दर्ज किए गए हैं। 3 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं और एक्सपर्ट हैं उनका एक मानना है कि जो फिलहाल मौतें हो रही हैं उसमें कोविड से जो मौतें हो रही हैं वो उन मरीजों की हो रही हैं जिनमें ऑलरेडी पहले से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं। यानी कि जो इस बार का कोविड है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि कोविड बिहेवियर को अपनाने की जो बात है वो लगातार डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन सबसे खतरे की बात दिल्ली के लिए इसलिए है क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है यानी कि संक्रमण दर है वो अमूमन औसतन बात करें तो पिछले 10 दिनों में 35% के आसपास रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 26.75% जो संक्रमण रेट है वो रहा है। तो निश्चित तौर पर डराने की बात तो है, लेकिन इस बार का कोविड इतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है जो कि सेकंड और फर्स्ट वेव में देखा गया था। बिल्कुल अमित, हमारे साथ नीरज भी है। नीरज, उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में भी कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल्स जो हैं वो की जा रही हैं ताकि अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो हालातों को काबू में कर लिया जाए। ये देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उसी हिसाब से यहाँ कोरोना के जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में 164 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में आप देखिए 4000 से ज़्यादा इस समय एक्टिव केसेस हैं और पूरे प्रदेश में कल 1000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमण के मरीज मिले हैं। इस लिहाज से आप देखिए कि किस तरह से कोरोना अपना पैर धीरे धीरे पसार रहा है। जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से वो जारी की गई हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए। ये स्थिति तब है जब तमाम लोग अभी भी कोरोना का टेस्ट नहीं करा रहे हैं और लोगों के लक्षण तो हैं, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा हर तीसरे और चौथे घर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन लोग जांच नहीं करा रहे हैं। अगर रियल जांच हो तो आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। और अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है और अब तक लगभग 5 मौतें भी हो चुकी हैं कोरोना संक्रमण से। तो कहा जाए कि धीरे धीरे कोरोना अपना पैर पसार रहा है और ज़रूरत है लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे कि जिस तरह से पहली और दूसरी वेव में देखा गया था वो स्थिति, वो पैनिक स्थिति एक दोबारा ना बन पाए। बिल्कुल नीरज, बने रहिए। अमर भी हमारे साथ हैं। अमर, इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या आलम है, किस तरह से मामले जो हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हमने हालचाल जाना, लखनऊ के भी हमने केसेस देखे कि किस तरह बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ क्या हालात? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी कल 6000 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें जो है 600 से ऊपर जो है पॉजिटिविटी जो है हो गया है। और पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 9.50% जो है पॉजिटिविटी दर जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। रायपुर राजधानी की बात कर ले तो रायपुर राजधानी में 100 का आंकड़ा पार कर गया है। 101 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कुछ दिन पहले ही जो है गाइडलाइंस जारी किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो है मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। और लगातार जो है सीएम भूपेश बघेल भी जो है सतर्क हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से सटा हुआ राज्य है, जिसके वजह से वहां के लोग भी यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से कोरोना की खतरा और बढ़ जाती है। तो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चीज़ों की जो है सावधानियां बरतने को कहा गया है। हॉस्पिटल में सारे व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग अलग हॉस्पिटलों में जैसे मेकाहारा की बात कर लो तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा है, जहां पे सारी सुविधाएं मुहैया सरकार करा रही है। जी बिल्कुल नमित, अगर हम पब्लिक प्लेसेस की बात कर लें तो वहां पर किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, पब्लिक मार्केट्स को लेकर, किस तरह से ताकि इंतजाम जो है वो रहें और मामले जो हैं वो ना बढ़ें, क्योंकि देखिए मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पहली और दूसरी लहर में आपने देखा था कि किस तरह से हालात बने हुए थे। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में सामने आए थे। ऐसी स्थिति इस बार ना बने, इसके लिए क्या गाइडलाइंस है? देखिए, दरअसल पिछले सप्ताह ही दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि देश के जिन 6 राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें दिल्ली भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, तो वहाँ पर बाकी स्टेट जिस तरीके से गाइडलाइंस लागू कर रहे हैं
उन्हीं को भी दिल्ली की सरकार जो है फॉलो करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी एडवाइजरी जो है वो लागू नहीं की गई है जिस पर हमें अमल करना है। हालांकि दिल्ली ने अपने बिहाव पर अगर हम बात करें तो दिल्ली के तमाम जो अस्पताल हैं वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं वो लागू की गई थी। इसके अलावा बात करें तो ज़्यादातर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, हालांकि वहाँ पर अभी मास्क को मैंडेटरी तो नहीं किया गया है, लेकिन लोगों से कहा गया है कि आप अपनी सहूलियत के लिए मास्क जरूर लगाएं। लेकिन जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर अभी जुर्माने का तो प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है यानी कि संक्रमण दर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस उसी हिसाब से लगातार जारी की जाएंगी। शुभम हमारे साथ है महाराष्ट्र से। शुभम, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र भी उन्हीं राज्यों में शुमार था जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और एक बार फिर से सबसे ज्यादा संक्रमित जो हैं वो दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सामने आने लगे। फिलहाल महाराष्ट्र में क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए चारुल जी, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 98% जो है वो रिकवरी रेट, जबकि मृत्यु दर की बात हो तो 1-1.5% के आसपास मृत्यु दर का आंकड़ा जो महाराष्ट्र में आ जाता है। 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 11 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक 6000 के आसपास जो एक्टिव मामले हैं वो इस वक्त महाराष्ट्र तक की बात करें वहाँ पर, लेकिन 3 लोगों की डेथ जो है 24 घंटे में यहाँ पर महाराष्ट्र दर्ज की गई। जिस तरीके से नबी जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली में मास्क पहनने को लेकर अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन मुंबई बीएमसी की बात करें तो मुंबई शहर में 60 साल से अधिक लोगों को और सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में मास्क लगाकर आने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। और अगर मामले लगातार इस तरह से बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र सरकार भी कुछ गाइडलाइन जो है वो है और खासतौर पर मुंबई शहर के लिए, क्योंकि मुंबई शहर इकलौता ऐसा शहर था जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव कोरोना में लगातार कोरोना के देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सभी से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। अमन, अमित, नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह देवहल्ली में रोड शो भी करेंगे। गृह मंत्री 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की चुनावी तैयारियों का देखिए जायजा यहां पर लिया जाएगा। आखिर क्या तैयारियां हैं? देवहल्ली में रोड शो करेंगे। देखिए, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। 224 विधानसभा सीटें हैं यहां पर और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे देवहल्ली में, क्योंकि कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा। तो चलिए आपको गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कर्नाटक से जुड़ी कुछ और जानकारी देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा है और चुनावी घोषणा के बाद पहली बार कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं और आज देवहल्ली में रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। टीपू सुल्तान की जन्मस्थली है देखिए देवहल्ली। 22 अप्रैल को दावणगेरे में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बेंगलुरु में बीजेपी के संगठन स्तर की बैठकों में हिस्सा लेंगे। 10 मई को सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 मई को चुनावी नतीजे सामने आएंगे और इसी के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाल ही में कर्नाटक गए थे और इसके साथ ही बीजेपी, कांग्रेस सभी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इन स्टार प्रचारकों पर कर्नाटक में चुनावी कमान संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई। एक बड़ी खबर, एनसीपी का संभागीय कार्यकर्ता शिविर आज होना है। घाटकोपर में यह शिविर का आयोजन किया गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इसमें शामिल होंगे। जयंत पाटिल इस शिविर का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। ये शाम 6 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। कार्यकर्ता लिस्ट में हालांकि अजीत पवार का नाम शामिल नहीं है। एनसीपी का कार्यकर्ता शिविर, इस लिस्ट में अजीत पवार का नाम शामिल नहीं और हाल ही में हमने देखा था कि अजीत पवार जो कि पार्टी से कुछ बगावत करते नजर आए थे, हालांकि आखिर में ऑल इज वेल यानी सब कुछ सही नजर आया था। एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पूछताछ से पहले समय मांगा है। पूछताछ से पहले 7 दिन का समय मांगा है। आज मोहाली में विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ होनी है। आय से अधिक संपत्ति में पूर्व सीएम से पूछताछ होनी है।
जरूरी कागजात और डिटेल्स जुटाने के लिए समय मांगा है। आज दरअसल मोहाली में विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ होगी। आय से अधिक संपत्ति में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से ये पूछताछ होनी है। जरूरी कागजात और डिटेल्स जुटाने के लिए ये समय मांगा गया है। पूर्व सीएम चन्नी ने पूछताछ के लिए समय मांगा है। आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप उन पर लगा है और ऐसे में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि उन्होंने फिलहाल समय मांगा है, 7 दिन का वक्त उनकी तरफ से मांगा गया है। जरूरी कागजात और डिटेल्स जुटाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय की जरूरत है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।